हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस यानी अभी तक राजनीतिक विज्ञान के बारे में एक चैप्टर के बारे में बताया था। आज डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 12वीं क्लास के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा और पहला टॉपिक शुरू करूंगा। और जो भी हमारा विषय वस्तु होगा वो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी के बेस पर आधारित होगा। 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उस पर हम आधारित करेंगे और जितने भी उसके प्रश्न और उत्तर होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग आज विषय इतिहास, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास कहते हैं, इसके थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि 12वीं क्लास में हमें कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, कितने बुक पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं और देखते हैं। आपको बताने का प्रयास करता हूं मैं कि भारतीय इतिहास को जो हमें 12वीं क्लास में पढ़ना है, इसे 3 भागों में बांट करके पढ़ना है। एक है भाग 1, फिर दूसरा है भाग 2 और तीसरा है भाग 3। भाग 1 को ही हम लोग प्रथम किताब के रूप में पढ़ेंगे, यानी पहली किताब में हम भाग 1 पढ़ेंगे जिसमें हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा भाग 2 जो होगा वो द्वितीय बुक कहलाएगा और उस द्वितीय बुक को हम लोग मध्यकालीन भारत उसमें पढ़ेंगे, यानी मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो किताब होगा जिसको हम लोग भाग 3 कहते हैं, उसमें हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार टोटल तीनों किताबों को मिला करके हम लोग टोटल 15 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से एक पहला भाग में चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, दूसरे भाग में चैप्टर 5 से लेकर 9 तक और तीसरे भाग में चैप्टर 10 से लेकर 15 तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार के तीनों बुकों को मिला करके टोटल 15 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग तीनों इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक के बारे में देखते हैं। पहला किताब जो है जिसको भाग 1 के नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारत कहते हैं, इसमें कुल 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब ये 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको होगा इसमें, जिसका नाम है ईट, मनके तथा अस्थियां। ईट आप समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग ईट कहते हैं। मनके का मतलब होता है बाबू यहाँ पे गहना, जो गहनों के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे। और फिर तीसरा अस्थियां, जिसको हड्डी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर को हम लोग ईट, मनके, अस्थियां कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बारे में जब मैं शुरू करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इसे ईट, मनके, अस्थियां क्यों कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा हड़प्पा। ठीक, लेकिन पहला ये 4 चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर में पढ़ना है राजा, किसान और नगर के बारे में। इसमें देखिए हम लोग 600 बीसी से लेकर और 600 एडी तक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको कि बीसी और एडी क्या होता है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें भी हम लोग बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसमें भी 600 से लेकर के हम लोग 600 एडी तक पढ़ेंगे, बीसी से एडी तक के बीच में। चौथा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 600 बीसी से लेकर के और 600 एडी के बीच में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार टोटल हम लोग पहले बुक में आपको 4 चैप्टर पढ़ेंगे और इस 4 चैप्टर के माध्यम से प्राचीन भारत को समझने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, अगला चीज चलिए, अगला अब हम लोग पहले इसमें सबसे पहला बुक के बारे में करेंगे। क्लास 12 की प्रथम किताब जो है, जिसको हम लोग भाग 1 कहते हैं, इसमें भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे, जिसे प्राचीन भारत कहते हैं और 1 से 4 तक पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे राजनीतिक विज्ञान में हमने आपको समझाया था एक एक सिलेबस के बारे में। सिलेबस जानकारी होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को।
जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होती है तब तक आप इस भ्रम में हमेशा बने रहते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इसलिए सबसे पहले आपकी ये भ्रम दूर हो जानी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यानी हमें ये पढ़ना है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताता हूँ और सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके पाठ्य पुस्तक में। अब इसमें पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इतिहास के बारे में दो चीज़ें मैं आपको बताता हूं इतिहास के बारे में, जो आप आगे इस पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा। दो चीज़ें समझिएगा। पहला चीज़ कि जब भी हम किसी इतिहास को लिखते हैं, यानी इतिहास लेखन जिसे कहते हैं, तो इतिहास लेखन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति हैं या मैं हूँ, मेरे बारे में अगर कोई चीज़ आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो निश्चित तौर पे मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो तरह की चीज़ें होती है। एक ऐसा चीज़ होता है जिस चीज़ को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं, यानी पुरातत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बारे में जानकारी करने के लिए हमारे मकान हो गया, हम जहाँ रहते हैं हमारे बेड हो गए, हमारे कमरा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे यूज होती हो, उस चीज़ों से को देख करके हम क्या कर सकते हैं? अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो इतिहास के लिए ये ज़रूरत होती है, अभी बताता हूँ कैसे कैसे। दूसरा एक होता है लिखित चीज़ें होनी चाहिए, यानी आपके बारे में कोई चीज़ जानकारी लिखित रूप से हो। जैसे हो सकता है कि जैसे मैं अपना डेली का एक राइटिंग लिखता हूँ, एक डेली का अपना डायरी लिखते हैं, वो डायरी अगर आपके हाथ पड़ जाए तो आप उस डायरी के माध्यम से पिछले कई पूर्व चीज़ों की हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि अक्सर मैं एग्जाम्पल देते रहता हूँ इसमें, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मूवी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बार मूवी आई थी गजनी नाम की। गजनी में देखिएगा कि उसकी 3 डायरी है जो लिखित रूप से है, 2 डायरी है, सॉरी 2 डायरी है जो लिखित रूप से है, और उस लिखित डायरी के माध्यम से उसके पास्ट की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बहुत बेहतर सटीक एग्जाम्पल है ये। तो उसके पास्ट की जानकारी होती है, पीछे की जानकारी उस डायरी के माध्यम से उस हीरो के बारे में पता चलता है कि क्या उसमें लाइफ में था। ठीक इसी प्रकार किसी इतिहास को लिखने के लिए कुछ लिखित प्रमाण होता है, तो हम उसे पढ़ते हैं। आज भी हमारे पास जो इतिहास उपलब्ध है वो भी कहीं ना कहीं किसी स्रोत के माध्यम से लिखा गया था। इस प्रकार पहले चीज़ में बता रहा हूँ मैं कि दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक लिखित इतिहास होनी चाहिए और एक पुरातात्विक होना चाहिए। जहाँ लिखित होता है उस वहाँ पर हम लोग लिखित का सहारा लेते हैं, और जहाँ लिखित इतिहास उपलब्ध ही नहीं हो, कोई लिखा हुआ चीज़ ही नहीं हो, तो फिर वहाँ से वस्तुओं के बारे में पढ़ करके वस्तुओं से हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और ऐसी स्थिति में कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि यह जो चीज़ है वो पूर्ण रूप से सत्य ही होगा। ठीक है बच्चों? क्यों? क्योंकि हम तो अंदाज़ा निकाल रहे हैं ना, अंदाजे के आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा रहा होगा, इसलिए हम ऐसे कंडीशन में हमेशा ये बात कहते हैं कि ऐसी स्थिति रही होगी। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से हड़प्पा के बारे में कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, हड़प्पा का लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन हड़प्पा की लिपि जो है ना, उस लिपि को अभी तक हमारे इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। तो अब आप बताइए कि मैं अपने बारे में कुछ लिखूं और आप उसे पढ़ ना पाएँ, तो क्या आप मेरे पुराने चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा के बारे में लिखित इतिहास तो है, लेकिन उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं, जिसकी वजह से हम उस इतिहास की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो वहाँ का पुरातात्विक चीज़ें हैं, जो पहले की चीज़ें हैं जो मिट नहीं पाई है, उसके आधार पर वहाँ के इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं। और हड़प्पा में भी हम वैसी चीज़ को माध्यम बनाएं, क्योंकि यहाँ का इतिहास लिखित है, पढ़ा नहीं गया है, तो हम पुरातात्विक चीज़ों का सहारा बना करके इतिहास लिखते हैं। इसीलिए इसमें हमने ईंट, यानी वहाँ के ईंटों से हम जानकारी लेकर के इतिहास लिखे हैं। मन का मतलब होता है गहना, वहाँ से गहने के बारे में हमें स्रोत जो मिला है, खुदाई करने के बाद उससे देख करके हम उसके बारे में पता लगा करके हम इतिहास लिखे हैं। और वहाँ की अस्थियाँ जो है, उस अस्थियों से भी हम जानकारी प्राप्त करके लिखे हैं।
इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग ईंट, मनका और अस्थियां कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों के आधार पे वहाँ पे बटखरा मिलेगा, वहाँ पे मकान मिलेंगे, वहाँ की नालियाँ मिलेगी, वहाँ पे कुछ खाने पीने की वस्तुओं के साक्ष्य मिलेंगे। इन सब चीज़ों के आधार पर हम क्या करेंगे, हड़प्पा के इतिहास को लिखेंगे और इस इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहेंगे, क्योंकि जब इसकी खुदाई हो रही थी ना, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हालांकि इस सभ्यता को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूरी सभ्यता जो थी ना, वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसे हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और चूंकि यह सभ्यता पहली सभ्यता थी और पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए बाबू इसको हम लोग नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए, 3 नाम। और एक और नाम इसे हम लोग कहते हैं, इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यानी इसमें एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, वहाँ कांसा वो लोग बनाते थे, कांसा के बारे में उन्हें जानकारी था। इस प्रकार इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता, यानी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा उपलब्धता होती है तो उसके नाम से जानते हैं। जैसे आज का समय चल रहा है, आज के समय को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। उस समय उस सभ्यता में कांस्य बहुत ज़्यादा था तो कांस्य युग कहते थे, जब लोहा होगा तो लोहा युग कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, पूरी चैप्टर में कहीं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो ये याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी उन लोगों को नहीं थी। पहली चीज़ आपका क्लियर हो गया इतिहास लिखने के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कहीं आपको बीसी मिलेगा, जिसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, कहीं पे ईसवी मिलेगा, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में एडी कहते हैं। हिंदी में बीसी, ईसा पूर्व, जिसको हम लोग बीसी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना थी उसको हम लोग किससे लिखते हैं, बीसी के माध्यम से लिखते हैं। यानी मानकर चलिए कि अगर हमने मान लिया कि मैं आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मैं मान लिया कि ये एक लंबी सी यहाँ पर लकीर है, इसमें हमने इसको 0 मान लिया यहाँ पर। अब 0 से इधर की घटना जो होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा 15, 14, 13, ऐसे करते हुए जब 0 पहुँचेगा तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बीसी कहेंगे। और जब इधर के बाद की जो घटना होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, एडी कहेंगे, जिसको हम लोग ईसवी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी 0 हमने ईसा मसीह के जन्म को मान लिया, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी वो हमेशा माइनस में होता है, घटता है। और जब हम लोग एडी की बात करेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जब घटना को हम लोग पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम लोग एडी में लिखेंगे। तो अभी हम जब आपको बता रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ चैप्टर हैं जिसको हम लोग 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक पढ़ेंगे, यानी हम 600 पहले की बात और फिर 600 बाद की बात, यानी उसमें टोटल 1200 साल के बाद की घटना आ जाती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई कि इतिहास लेखन में हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, एक साहित्य की जरूरत पुरातात्विक चीज़ों की होती है। पुरातात्विक आप समझ गए, जिसको हम लोग ईंट, मनका, अस्थियां, अन्य कई प्रकार की चीज़ों को कहते हैं। और लिखित इतिहास जो होता है, जो कहानी उसके बारे में लिखी गई हो। और आपको मैंने बीसी के बारे में समझा दिया कि बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। एडी हमेशा प्लस में होता है, जैसे आज हम लोग प्लस में चल रहे हैं, हम लोग 1900 से 2000 में आ गए और 2000 से कहाँ पहुँचेंगे, 2021 में पहुँचेंगे। लेकिन हड़प्पा में जब पढ़ेंगे हम लोग तो 2500 पढ़ेंगे, 2500 से 2400 पढ़ेंगे, 2300, 2000, 1700, 1500, 1000, 500, ऐसे घटते हुए एक समय आएगा कि 0 और फिर 0 से शुरुआत करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज हम लोग पहले बुक के अभी लोग चैप्टर देखते हैं, जैसे हमने पॉलिटी में भी चैप्टर देखा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें आरंभ पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई,
क्या हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी, उसी के आधार पर एक नई सभ्यता डेवलप हुई, या अचानक एक ये नई सभ्यता आ गई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेटा सिलेबस को ध्यान से समझना, मैं कैसे चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें के प्रश्न का उत्तर आपको इस सिलेबस के आधार पर ही मिल जाएगा, जो हम लोग सब टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ही सिलेबस को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कराता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आपकी आधा पढ़ाई जो होती है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, जब आपको सिलेबस समझ में आता है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। आरंभ पढ़ लिए। अब मान लीजिए जो व्यक्ति आए होंगे, तो निश्चित तौर पे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्वाह के तरीके। अब देखिए, निर्वाह का तरीका का मतलब होता है कि जो उस समय के लोग थे उनके निर्वाह यानी जीवन बिताने का, आगे बढ़ाने का, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपना जीवन बिताना है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उस तरह से हो रहा है। तो उस समय के भी लोगों के जीवन निर्वाह के तरीका क्या था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसको में हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़, कृषि प्रौद्योगिकी, कि कैसे उन्होंने अपने समय में कृषि एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, एक प्रमुख स्थल था वहाँ पर, उस मोहनजोदड़ो के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, कैसे पूरी तरह से प्लानेट तौर पे बनाया गया था, ऐसा नहीं था कि बिखरा हुआ था। वहाँ के नालियों का निर्माण कैसे किया गया था, घर कैसे बनाए गए थे, जिसे गृह स्थापत्य कहते हैं। वहाँ पे दुर्ग यानी किला कैसी बनी गई थी, इन तीनों चारों चीज़ों को पूछेंगे। और बाबू ये टॉपिक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर तीसरा हम लोग वहाँ चौथा पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, कि वहाँ के समाज जो था उसमें क्या क्या भिन्नताएं थी, और वो भिन्नताएं हम लोग किस स्तर पर देखेंगे। सावधान, सावधान का मतलब होता है किसी को दफनाने की प्रक्रिया, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको किस तरह से दफनाए जाते हैं, तो इस दफनाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। अमीरों की बात अलग होगी, गरीबों की बात अलग होगी। तो उसी प्रकार से वहाँ पर जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग लोग थे, जो राजा महाराजा थे और पूरा और अन्य लोग थे, उनमें कैसी प्रक्रिया थी। तो अलग अलग प्रक्रिया होगी तो समाज में भिन्नता हुआ कि नहीं, तो इस भिन्नता का अवलोकन करेंगे। दूसरा, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तु का मतलब हो गया कि जो वस्तु हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा पहनते हैं, बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी तो अलग अलग होता है ना। गरीब अलग तरीके का इस्तेमाल करेगा, अमीर अलग करेगा। तो इस तरह से सामाजिक भिन्नता की जानकारी हो जाएगी वहाँ पर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे पांचवा, जो इसमें हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन होता था, तो उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। जो उत्पादन केंद्र की पहचान करेंगे, कौन कौन सा हड़प्पा में वो जगह था जहाँ से शिल्प यानी गहने वगैरह का उत्पादन किया जाता था, फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी और बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों। छठा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सब हेडिंग पढ़ेंगे, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। माल का मतलब होता है सामान। उस समय ऐसा नहीं था, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था ना, बहुत विकसित सभ्यता थी, अपने जमाने की, टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। वहाँ पे पूर्ण रूप से वो लोग क्या थे, नगरीकरण में जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय की बात में। तो वो लोग भी उस समय ना दूसरे जगह से व्यापार करते थे, यानी भारत का व्यापार उस समय विदेशों के साथ होता था। और वो विदेशों का व्यापार जो था उसको हम लोग उप महाद्वीप कहते थे। तो वही कह रहा है कि वहाँ से माल प्राप्त होता था। जैसे मान ले चांदी मंगाना हो, भारत में नहीं हो रहा हो, तो बाहर से ही तो मंगाएंगे हम। आज भी वो लोग व्यापार करते हैं, ठीक उसी तरह से वो लोग भी व्यापार करते थे। तो उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल किस प्रकार से आता था। हालांकि इसकी जानकारी अगर आप लोग 11वीं क्लास की पहली बुक अगर अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सुदूर क्षेत्र से संपर्क, यानी वही जो दूर वाला जो इलाका था उनसे संपर्क इन्होंने कैसे किया था, यानी अपना इंटरनल, जिसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं, मतलब व्यापार कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, वो इन लोगों ने कैसे। आज भारत का व्यापार अमेरिका से, चीन से, दुबई से, यूरोप से हो रहा है, तो ठीक उस पर उस समय भी हड़प्पा वाले कैसे अपना व्यापार करते थे, इस चीज़ को बाबू आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग तीसरा चीज़, अगला चीज़ पढ़ेंगे, मोहरें, लिपि और वाट। मोहर का मतलब ही होता है, आप लोग समझते हैं, कहीं पे ठप्पा मारने वाला। तो उस जमाने का मोहर कैसा होता था, वो भी एक पहचान थी। लिपि का मतलब होता है भाषा। उस समय की लिपि कैसी थी, कैसी नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी वो एक सिंबल था। सिंबल के आधार पर हम लोग समझते थे। यही वजह है कि आज भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। बाट बटखरा समझते हैं ना, जैसे हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो वजन करके जो मिलता है उसको बाट बटखरा कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता, उस समय का जो राजा का जो सत्ता था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रसाद का मतलब होता है एक विशाल भवन, और उस विशाल भवन में
काम शासक कौन था, उस शासक यानी राजा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सभ्यता का अंत पढ़ेंगे कि आखिर इतनी अच्छी जो सभ्यता डेवलप हुई थी उस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, क्यों से उस सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सवाल पूछे जाते हैं। फिर हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हड़प्पा की खोज कैसे हुई, कनिंघम ने कैसे उसकी खोज की, इसके अंदर 3 चीजें हम लोग बात करेंगे। फिर अतीत को जोड़कर पूरा करने की सभ्यता, इसका मतलब बाबू यह है कि अतीत जो बीत गया है, ठीक, तो हमने अभी बताया ना कि जो भी हड़प्पा में चीजें मिली है वो तो वर्तमान में है नहीं, लिखित कोई है नहीं कि हम उससे पढ़ लेंगे। तो जो चीजें उस समय की मिलती है उससे हम लोग तुलना करते हैं, तुलना करके मान लीजिए कि हम आज बताते हैं कि ऐसा ही वहां पे हड़प्पा में रहा होगा। वही कह रहा है कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की सभ्यता, खोजों का वर्गीकरण या व्याख्या की समस्या। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए समझा दूं, मैं अपने कमरे में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ और हमारे पास मान लीजिए 10 आदमी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं। अचानक मान लीजिए किसी दिन बाढ़ भूकंप आए और पूरी तरह से मकान दब जाए। भविष्य में कभी भी जब इस जगह की खुदाई हो और खुदाई होने के बाद मेरे कमरे की खुदाई हो और यहाँ पे 8-10 स्टूडेंट बैठे हों, कोई किताब हो, टेबल लगा हो, तो ये देखने के बाद हम तुलना करेंगे कि आज ऐसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं। तो आज पता चला कि आज ऐसा जगह होता था जहाँ पर वहाँ पे लोग अध्ययन करते थे पुराने जमाने में। तब हम ये मान लेंगे, कहेंगे क्या, यह जो रूम था ना स्टडी रूम रहा होगा। तो उसकी तुलना आज से करके स्टडी रूम में क्या क्या होता है उन चीज़ों को जो मिलेगी उससे हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ करके उस इतिहास को लिखने का प्रयास करेंगे। इसी को बेटा हम बोलते हैं अतीत को जोड़कर, जो बीत गया है उसको वर्तमान से जोड़ करके सभ्यता के बारे में पढ़ना। और ऐसे ही हमारे यहाँ के इतिहास लिखे गए हैं, क्योंकि हमने उस समय की चीज़ों को देखा नहीं है और लिखित प्रमाण है नहीं। इस प्रकार हमने बाबू आपको जो पहला इसमें टॉपिक पढ़ना था, ईंट, मनके और अस्थियां, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक टॉपिक थोड़ा सा भी समझा रहे हैं, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है। सबसे पहले हमें आरंभ पढ़ना, उसके पहले छोटी छोटी चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं उसको मैं आपके बात को क्लियर कर दूं, ताकि हो सकता है कि आपको आगे चल करके यहाँ पे दिक्कत ना हो। पहला एक होता है हड़प्पाई मोहर, जिसे मोहरें होती थी ना, जिसे हम लोग आज भी हमारे यहाँ मोहर होती है, ठप्पा जिसको बोलते हैं हम लोग। नहीं कहते स्कूल में जाते तो कहते सर एक मोहर मार दीजिए, यानी उस समय की उस स्कूल की वो पहचान हो गई। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा की मोहर होती थी। तो हड़प्पा की मोहर किसकी पहचान बनेगी, हड़प्पा वासियों की पहचान बनेगी। तो वो हड़प्पा की जो मोहरें होती थी वो किसकी बनी होती थी, कैसी होती थी, और क्या क्या चीज़ें हैं जो उस समय के बारे में जानकारी हमें मिलता है, उसकी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। कई बार यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने पहले बताया ना कि इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की भी सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी सभ्यता जो थी सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, इसीलिए हम सिंधु घाटी कहते हैं। और सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, कह रहा है कि सभ्यता पुराना वस्तु है, बहुत पुरानी चीजें हैं, सेल खड़ी नामक पत्थर से बना था। कौन सा जी? मोहरें जो होती थी ना, सेल खड़ी नामक पत्थर से। अब सेल खड़ी क्या होता था? जब हम किसी चीज को आग में जलाते थे तो पूरी तरह से जल नहीं पाता था, आधा जलता था। जैसे हम देखते हैं लकड़ी जब जलाते हैं तो एक तो लकड़ी पूरी तरह से जल जाता है, एक अधजला रह जाता है जो काला हो जाता है। तो उसी तरह से जब अधजला चीजें हो जाती थी ना, तो उसको हम लोग सेल खड़ी नामक पत्थर बोलते थे। और उसी पत्थर के माध्यम से क्या होता, मोहरें बनती थी, और उसी मोहर से हमें इतिहास की जानकारी लिखित रूप में मिलती है। पहला चीज हो गया मोहर। दूसरा कह रहा है कि इस पर जानवरों के चित्र होते थे। किस पर? मोहरों पर। उस समय के जानवर जो होते थे, एक सिंग वाला व्यक्ति हो या कोई अन्य चीजें हो, तो चित्र होते थे। तो इससे भी हमें जानकारी मिल जाती है कि उस समय किस किस प्रकार के जानवर होते थे। दूसरा, ऐसी लिपि के चिन्ह हैं जो पढ़ा नहीं जा सका। अभी मैंने बताया ना बाबू कि हड़प्पा में लिपि उपलब्ध है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे उनको पता होती, इतनी अच्छे अपनी सभ्यता को विकास कैसे करते, शहरी सभ्यता कैसे बन जाती, दूर तक व्यापार कैसे करते। यानी उन्हें पढ़ना लिखना आता तो था। अब हमारी कमजोरी ये है कि जिस अक्षर में वो लोग पढ़ते थे, जिस लेटर का इस्तेमाल वो लोग करते थे, उस लेटर के बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाव चित्रात्मक थे, यानी वो एक सिम्बोलिस्ट था। सिंबल के माध्यम से, जैसे आप लोग यहीं जाते होंगे, जैसे रेड लाइट पे देखते होंगे, एक रेड लाइट पे एक सिंबल बनता है, उस सिंबल के आधार पे हम देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि रेड लाइट खुला है या नहीं खुला है। तो उस तरह से सिंबल के आधार पर लिखते थे। हम लोग आज भी उस सिंबल को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन सारे सिंबल का अर्थ समझ में आ जाएगा,
उस दिन हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लेंगे। तो ये दूसरी चीज़ हो गई, लिपि के माध्यम से, वहाँ के मोहरों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। इसके अलावा उस समय के लोगों के जीवन के विषय में, उनकी छोड़ी गई वस्तु, जैसे उस समय के जो लोग थे जो अपनी वस्तुओं को उन्होंने छोड़ दिया, जैसे मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कि जो हमने इस लाइफ में छोड़ दिया, उस चीज़ को अगर किसी दूसरे को मिल गया तो उसके आधार पर भी वहाँ के लोग जो थे वो उस समय के इतिहास लिखने के लिए प्रयास कर रहे हैं आज के लोग कि उसके आधार पर लिखें। जैसे आवास, मतलब वहाँ के मकान। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है बाबू बर्तन, मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन, किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं। आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहना, कि उस समय के गहने जो थे उससे भी हमें जानकारी मिल जाती है। औजार, औजार यानी जो उस समय लड़ाई उड़ाई करते होंगे, कुछ हथियार बनाते होंगे तो किस तरह के थे, उस तरह से भी जानकारी मिल जाती है। और मोहरों से पता चलता है कि उस समय का इतिहास कैसे लिखा जाए। यहाँ भी अगर छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का पूछिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की जानकारी के लिए किन किन स्रोतों का इस्तेमाल हम लोग करते थे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सेलखड़ी नामक पत्थर का, मोहर का, जानवरों के चित्रों का, लिपि का, और आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार और मोहर से जानकारियाँ हमें प्राप्त होती थी। तो इस तरह से आपको ये जानकारी पता चल गया। एक क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। बारीकी से पढ़ना बेटा, इतिहास तो मैं आप लोगों को इस तरह से बता दूंगा, ऐसे बता दूंगा जैसे कहते हैं ना चुटकी में आपको इतिहास को समझ में आना, उस तरह से चुटकी में आपको इतिहास समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आप इसे ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देखिएगा। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं बना करके मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, टेलीग्राम चैनल जो है जो मेंटर स्टडी पॉइंट बाय आजाद सर के नाम से है, उस पर हम इसका पीडीएफ डाल देंगे। वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, या जिनको अगर नहीं मिल पाएगा तो वो लोग दूसरा भी एक साधन है, मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे और उस पर पीडीएफ मांग लेंगे, हम वहाँ पे भी पीडीएफ आपको उपलब्ध कर लेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9555281440। तो इस प्रकार से 2 जगह के व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मोहर के बारे में। अगला अब देखिए, यही था उस समय का मोहर। इस मोहर के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए इस पे कहीं ना कहीं ये कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ इधर चित्र बने, जानवर के चित्र बने हैं। तो इस तरह से मोहरों पर जो चीज़ मिलती थी और उसको ठप्पा लगा देते। तो आज जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस समय का इतिहास लिखने का कोशिश करेंगे। जानवर का देखिए कैसे चित्र इस पर मिला हुआ है। हमने कहा ना कि मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते थे, तो ये चित्र होते थे। इसकी व्याख्या हो गई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब आता है हड़प्पा सभ्यता। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कब से लेकर कब तक था। तो आपके एनसीईआरटी बुक के आधार पर हड़प्पा सभ्यता, थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा 0 हो गया है, 2600 होना चाहिए था लेकिन 26,000 हो गया है। इसे आप याद रखिएगा, 2600 कीजिएगा, ठीक है। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, ये मैंने बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग इसमें पढ़ेंगे ईसा पूर्व में पढ़ेंगे, यानी ये पहले की घटना है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है, जिसको हम लोग बीसी में पढ़ रहे हैं। और ये घटेगा, तभी तो मैंने कहा था ना, देखिए 2600 से 2500 होगा, 2500 से 2400 होगा, 2400 से 2300, फिर जाकर के 2000 होगा, फिर 1900 आएगा। तो 1900 तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। वैसे माना जाता है कि इसकी पतन जो है 1750 बीसी तक आते आते हो गया था, लेकिन एनसीईआरटी आपको 1900 तक मानता है। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया पहला कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था बेटा। तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक, यानी बिफोर क्राइस्ट तक। पहली चीज क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा नामक स्थान पर वह संस्कृति पहली बार देखी गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे बात, यानी हड़प्पा जो मैंने पहले चर्चा किया था, हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार कोई संस्कृति दिखाई दी, यानी कोई सभ्यता दिखाई दी, और उस जगह क्या था, उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर में या आपके घर में मान लीजिए कि हम 4 भाई हैं या 4 बहनें हैं। 4 भाई अगर हम लोग हैं